तुम लिख कर रख लो कि सुर्ख कार के दरियाफ्त पर वो हवास बाख्ता हो जाएंगी। मैंने डिफेंस के इलाके में जाने वाली सड़क पर वाक़ई एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट पर कार रोक ली। आइसक्रीम आते ही मुझे अपने साथियों का ख्याल आया। मैं उन्हें कुछ बताए बगैर एसटीएफ के इन मुहाफिजों के साथ निकल खड़ा हुआ था जो नादिया की लाश ठिकाने लगाने के लिए निकले थे। मेरा अंदाजा था कि वो दोनों अपने काम से निमट कर बहुत देर पहले फैक्ट्री वापस लौट चुके होंगे। उनके पहुंचने के बाद बकिया लोगों का मेरे और वीरा के लिए परेशान होना फितरी अमर था। इस रेस्टोरेंट में पब्लिक फोन नहीं था, लेकिन काउंटर वाले ने मेरी दरख्वास्त पर फोन उठाकर मेरे सामने रख दिया। सिलसिला मिलने पर दूसरी तरफ से सुल्तान शाह लाइन पर आया। मैंने उसकी आवाज पहचानते ही कहा, हमारे बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। शहर के बाद अब हम क्लिफ्टन में ओजोन से लबरेज हवाओं में सैर कर रहे हैं। सवारी भी अपनी है, वापसी में देर सवेर हो सकती है। वो शायद स्पीकर फोन पर बात कर रहा था क्योंकि फौरन गजाला की पुरतशवीश आवाज सुनाई थी। अंधेरा फैलने के बाद तुम्हें बाहर नहीं रुकना चाहिए। तुम खुद तमाम खतरात से बाखबर हो। मैं परेशान होकर 2 मरतबा अव्वल खान के घर फोन कर चुकी हूँ, मगर वो भी कहीं गायब है। अब तुम फौरन वापस आ जाओ। तुम्हारे बगैर हम तीनों खुद को उदास और तनहा तनहा महसूस कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आज तुमको बेवक्त तफरीह की क्या सूची है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कर सकता। मैंने माउथ पीस में आहिस्तगी से कहा, अव्वल खान हमसे मिलने इसी तरफ आ रहा है। उससे मुलाकात होती मैं वापस चल चूंगा। उदासी दूर करने के लिए तुम तीनों ताश खेलना शुरू कर दो। इस तरह तुम्हारी परेशानियों को खासा अफाका होगा। यह कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। फोन कॉल के पैसे अदा करके मैं वापस आया तो वीरा गैर मामूली तेजी से आइसक्रीम खत्म करने में मसरूफ थी। इतनी फुर्ती क्यों दिखा रही हो? क्या दोबारा आइसक्रीम मंगवाने का इरादा है? मैंने अपनी निश्चित संभालते हुए अजराहे तफन्नुन सवाल किया। अभी अव्वल खान का पैगाम आया था। वो अपनी गोद में रखे हुए ऑपरेटर्स की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो मजार के करीब पहुंचने वाला है और वहीं हमारा इंतजार करेगा। आवाज से वो परेशान मालूम हो रहा था। मैंने फौरन ही बैरे को तलब करके फारिग किया और गाड़ी स्टार्ट करते हुए वीरा से कहा, इसकी परेशानी काबिल फहम है। मैं खुद भी BH7 की तरफ से फिक्रमंद हूँ। उसकी तरफ से अभी तक कोई पैगाम नहीं आया। मुझे खौफ महसूस हो रहा है कि गोरे को फांसने के चक्कर में कहीं वो खुद ही फंस ना गया हो। ओह, वीरा ने सीटी बजाने वाले अंदाज में होंठ समेट कर कहा, इसे तो मैं भूल ही गई थी। ये नामुमकिन नजर आता है कि वो अभी तक गोरे को शहर में चक्कर देता फिर रहा हो। अगर वो अपने हरीफ को गाड़ी में बेहोश करने में कामयाब हो चुका है तो अब तक उसकी तरफ से सिग्नल आ जाना चाहिए था। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इस वक्त मेरा ज़हन उलझ गया था। मैंने मजार के करीब पहुंचने से पहले ही देख लिया कि अव्वल खान की गाड़ी मजार के सामने शहर से आने वाले रास्ते पर खड़ी हुई थी। लेकिन जिस बात ने मुझे चौंकाया वो ये थी कि अव्वल खान के बराबर वाली निशिस्त पर बड़ी बड़ी मूंछों वाला एक सेहतमंद शख्स विराजमान था। मैं आगे से चक्कर काट कर अव्वल खान की गाड़ी के अक्कम में पहुंचा तो वो मूंछों वाले समेत बाहर आ चुका था। हमारी कार रुकते ही वो दोनों पिछली निशिस्त पर सवार हो गए। वीरा अव्वल खान के लिए जगह खाली करने की कोशिश करती ही रह गई और मैंने कार आगे बढ़ा दी। ये सज्जाद यानी ब्लड हाउंड 7 है। गाड़ी चलने के बाद अव्वल खान बोला, आज इसने मेरी जान निकाल दी थी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि अभी तक सब ठीक ठाक है। हम बेफिक्रमंदी के साथ उसके पैगाम के मुंतजिर थे। इसका शिकार कहाँ है? मैंने कहा, चौराहे पर बाएं तरफ जिस कार का बोनट उठा हुआ है उसी के पास गाड़ी रोक लेना। अव्वल खान ने आगे इशारा करते हुए कहा, इसका शिकार इसी गाड़ी की डिक्की में। बाकी कहानी अभी सुनाता हूँ। मैंने कार रोकी तो सज्जाद ने अपनी कार के करीब जाकर इंजन से कुछ छेड़छाड़ की। ड्राइविंग सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट किया, बाहर निकलकर बोनट बंद किया और गाड़ी लेकर साहिल की तरफ चल दिया। अव्वल खान के इमा पर मैंने भी अपनी कार उसके पीछे डाल दी। अव्वल खान हमें सज्जाद की कहानी सुनाने लगा। सफेद कार के तसादुम के बाद क्लिफ्टन रोड पर शुरू होने वाली हंगामा आराई आनन फानन में जोर पकड़ गई थी। ट्रैफिक में ताअत्तुल की वजह से फौरन ही एक ट्रैफिक सार्जेंट और पुलिस मोबाइल मौका पर पहुंच गई। इस वक्त तक सफेद कार वालों में से किसी ने लोगों को खौफजदा करने के लिए पिस्तौल निकाल लिया। इसे पिस्तौल इस्तेमाल करने से पहले पकड़ लिया गया। पुलिस वालों ने इसके साथियों को बिखेर लिया। शहर में हथियार के साथ चलने पर पाबंदी होने के बावजूद चारों मुसल्ला थे। उनकी कार से बगैर लाइसेंस की एक कलशनकोफ भी बरामद हुई और पुलिस ने मौका पर ही उन्हें हिरासत में ले लिया। इस सूरत हाल पर वो गोरा बहुत परेशान था। कुर्बो जवार में कोई खाली टैक्सी भी मौजूद नहीं थी। सज्जाद ने गोरों को प्राइवेट रेडियो टैक्सी में चलने की पेशकश की तो वो फौरन तैयार हो गया। ट्रैफिक रवां होने के बाद सज्जाद ने अव्वल खान को रिपोर्ट देकर अपना ऑपरेटर्स बंद किया तो गोरे को शुबा हो गया। असूलन रेडियो टैक्सी का ऑपरेटर्स मुसलसल ऑन रहना चाहिए था। इस बारे में सज्जाद का जवाब उसे मुतमईन नहीं कर सका। सज्जाद ने भीड़ भाड़ से बचने के बहाने अपनी कार गलियों में घुमाई तो एक सुनसान मकाम पर गोरे ने ऑपरेटर्स पर हार टालना चाहा। सज्जाद ने खतरा भांपकर ऑपरेटर्स बचाने के बजाय गोरे के सर पर जरब लगाकर बेहोश कर दिया। इस जिद्दोजहद में ऑपरेटर्स को नुकसान पहुंचा और सज्जाद अपने आदमियों से राब्ते की सहूलत से महरूम हो गया। वो फौरी तौर पर अपनी कार एक वीरान तिजारती इलाके में निकाल ले गया। उसने फुर्ती के साथ गोरे के मुंह में कपड़ा ठोस कर उसके हाथ पैर बांधे और मैदान साफ देखकर उसे डिक्की में मुंतकिल कर दिया। इस बंदोबस्त के बाद उसने अव्वल खान के घर फोन किया तो वहां से निकला हुआ था। इस मौका पर सज्जाद ने अपनी छठी हिस्से काम लिया। वो क्लिफ्टन के इलाके में अपनी पेशा वाराना मुहिम्मात के सिलसिले में पहले भी 2 मरतबा
मज़ार के कुर्बो जवार के इलाके को खुफिया मुलाकातों के लिए इस्तेमाल कर चुका था। उसे उम्मीद थी कि अव्वल खान उसकी तरफ से कोई खबर न पाकर शायद इसी तरफ का रुख करेगा। उसने अपनी गाड़ी खराब होने के बहाने एक जगह रोकी और अव्वल खान के इंतजार में मज़ार की सीढ़ियों वगैरह के करीब मंडलाने लगा। अव्वल खान मज़ार के करीब पहुंचा तो चंद सानियों बाद सज्जाद ने उसे जा लिया और यूं इन दोनों का तयशुदा प्रोग्राम बिगड़ते बिगड़ते रह गया। अव्वल खान ने वो कहानी खत्म कर ली तो मैंने उसे छेड़ने की नीयत से कहा, यह सब तो ठीक हो गया, लेकिन तुमने अभी तक वीरा के साथ डांट फटकार नहीं की। 0 पॉइंट वाली मुहिम में इसने आखिरी लम्हात पर हम सबको आसाब शिकन बेयकीनी में मुब्तला करके रख दिया था। तुम भी इस पर खासे बरहम थे। मेरी बरहमी बिला वजह नहीं थी। बताओ खाओ बगैर गहरी संजीदगी से बोला, हमारी फोर्स की असल कुव्वत डिसिप्लिन में है। हुक्म सही हो या गलत, हर कीमत पर इसकी तामील की जाती है। इस वक्त मेरे अलावा फोर्स के मजीद 6 अफराद इस ऑपरेशन में शरीक थे और गुफ्तगू का एक एक लफ्ज सुन रहे थे। अंजाम बहुत उम्दा हो तो बहुत सी हमाकतें भी आला कारकर्दगी का दर्जा हासिल कर ली थी। यही वीरा के साथ भी हुआ। लेकिन यह भी तो सोचो कि कोई मेरा आदमी इस्तरार की हालत में मुश्तबा पेड़ पर गोलियों की बाढ़ मार बैठता तो वीरा का क्या हशर होता। मुझे वीरा के अलावा तुम्हारे साथ भी कुछ तुरुश लहजा इख्तियार करना पड़ा, लेकिन वो सब तुम्हारे लिए नहीं, अपने आदमियों को सुनाने के लिए था, ताकि डिसिप्लिन का बुनियादी सबक इनके ज़हनों से महव ना हो सके। मैं अभी तक खामोश हूँ। वीरा खनकार कर चिढ़ाने वाले लहजे में बोली, मुझे ये मालूम नहीं था कि मेरे साथ तुम्हें भी कोई खुराक मिल चुकी है। अब हम दोनों एक ही किश्ती के सवार हैं। अव्वल खान ने मुदाफाना लहजे में कुछ कहना चाहा, लेकिन मैंने तलखी से उसकी बात उड़ाकर वीरा से कहा, हमारे दरमियान बदमजगी की वजह भी तुम्हारी जात ही थी। मुझे फिक्र थी कि कहीं तुम अव्वल खान के आदमियों ही के हाथों न मारी जाओ, और अव्वल खान ने इस बारे में अपने आदमियों को पाबंद करने से माजूरी जाहिर कर दी थी। अव्वल खान मौका की नजाकत भांप कर वीरा से बोला, डैनी ने वही कुछ किया जो हमारे दरमियान तय हो चुका था। जहांगीर के घर में दाखिल होते ही इसने मुझसे ऑपरेटर्स पर राब्ता कर लिया था। सारी उलझनें तुम्हारी पैदा की हुई थी। तुम बाहर रह गई थी और तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वहां क्या खेल शुरू होने वाला है। मेरे ज़हन में बस एक बात थी कि हम लोगों की खोज में जो भी जहांगीर के घर का रुख करे उसे जिंदा नहीं लौटना चाहिए। मुझे तवक्का नहीं थी कि CIA के दोनों चालाक एजेंट खुद ही इस जाल में आ फंसेंगे। इस काम के लिए वो किसी और को भी जहांगीर के घर भेज सकते थे। वीरा ने संजीदगी इख्तियार करते हुए कहा, जब किसी का बुरा वक्त आता है तो खुद ब खुद अक्ल पर पर्दे पड़ जाते हैं। मेरा ख्याल है कि ये दोनों अपनी बर्तरी के घमंड में मारे गए। इनके मुकद्दर का फैसला उसी वक्त हो गया था जब सफेद कार वालों में से किसी ने पिस्तौल निकाला था। वो चारों इनके पीछे आए होते तो हालात का रुख ही पलट सकता था। अव्वल खान बोला, इस वक्त तक सज्जाद की कार साहिली चौराहे तक पहुंचकर बाएं तरफ मुड़ चुकी थी। उसकी रफ्तार बहुत कम रह गई थी। अब सज्जाद अपने कैदी को कहां ले जा रहा है? मैंने पुरतशवीश लहजे में पूछा। तुम्हारे आदमियों को साहिल का बायां हिस्सा जरूरत से कुछ ज्यादा ही पसंद है। सुरकार भी इंतहाई बाएं सिरे पर जेर तामीर वीराने में छोड़ी गई है। अब शायद हम एक मरतबा फिर इसी तरफ जा रहे हैं। इस तरफ जाने से पहले हम तारीख और वैरान कासीनों की रुकावट तक पहुंचेंगे। अव्वल खान हंसते हुए बोला, वह सन्नाटा हुआ तो हम आगे नहीं जाएंगे, नरखड़ा दबाकर इसे समंदर में डाल देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब तुम भी मेरे हमनवा बन गई हो। मैंने तहय्युर अमेज मुसर्रत से कहा, अगर तुमने इसे मारने का इरादा कर लिया है तो मेरी जेब में बीम गन भी मौजूद है। ये बहुत अच्छी बात है। अव्वल खान वो इतला पाकर खुश हो गया। मैं फायर के शोर से बचने के लिए गला घूंटने के बारे में सोच रहा था। बीमगन से खामोशी के साथ मामला निमट जाएगा। बीमगन के इस्तेमाल से सरकारी पोजीशन भी महफूज हो जाएगी। शी के राजदार अच्छी तरह जानते हैं कि मैं एक बीमगन पर काबिज हूँ। बीमगन का शिकार मेरे खाते में लिखा जाएगा। वीरा भी इस फैसले पर खुश थी। मेरे लिए यह बहुत बड़ी आसूदगी का बायस होगी कि जिम क्लार्क और उसके साथ आने वालों में से कोई भी पाकिस्तान से जिंदा वापस नहीं लौट सकेगा। जिमी लॉयड को कत्ल करने वाले 3 ताबूतों का जुलूस देखकर मेरी दहशत में मुब्तला हो जाएंगे। तो चांद की आखिरी रातें थी। पुरानी साहिली दीवार के कासीनों वाले हिस्से में वाक़ई खौफ आवर अंधेरा और वीरानी का राज था। अगर कोई इक्का दुक्का रोमान ज़दा जोड़ा किसी गंज में छुपा हुआ था तो और बात थी, वरना बादियों नजर में वहां दूर तक किसी मुतनफ़्फ़िस का वजूद नहीं था। सज्जाद की तजर्बेकार निगाहें भी माहौल की उस मौजू नीयत को भाप चुकी थी। उसने अपनी कार को घुमाकर उस तरह सड़क के रेतले किनारे पर लगाया कि डिक्की का रुख समंदर की दीवार की तरफ था। मैंने अपनी कार उसी के बराबर में इसी तरह लगा दी कि इत्तफाकन उधर निकलने वाली किसी कार की रोशनियां बराह रास्त सज्जाद की कार पर न पड़ सके। हम चारों अपनी गाड़ियों से निकलकर चहलकदमी के अंदाज में दीवार तक गए। पानी उतरा हुआ था। दीवार के साथ पड़े हुए चट्टानी टुकड़ों और बड़े बड़े पत्थरों में फंसी रह जाने वाली समुद्री आलाइशों से हल्की हल्की अफूनत फूट रही थी, जो हवा के झोंकों के साथ घटती बढ़ती महसूस हो रही थी। इसे समंदर में जाना चाहिए था, लेकिन पानी काफी दूर है। अव्वल खान समंदर का जायजा लेकर बुड़बुड़ा, एक दफा इसका दम निकल जाए तो मैं आसानी के साथ कंधे पर लाद कर इसे गहरे पानी में डालाऊंगा। सज्जाद ने पूरे एतमाद और यकीन के साथ कहा। वो मुनहनी से वजूद का मतवसत कामित आदमी है। मेरे साथ आओ। मैंने उसके शाने पर हाथ मारकर कहा। अव्वल खान वीरा के साथ चौड़ी साहिली दीवार पर बैठा रहा। हम दोनों कार तक गए। सज्जाद ने डिक्की खोली तो शिकार बदस्तूर बेहोश था और एक गठड़ी की सूरत में डिक्की के वस्त में पड़ा हुआ था।
मैंने उकाबी नजरों से गिरदोपेश का जायजा लेकर अपनी जेब से बीम गन निकाली और उसकी नाल बेहोश कैदी की पेशानी के वस्त में जमाकर होली से ट्रैगर दबाकर फौरन ही उंगली हटा दी। उसकी पेशानी की जिल्द और नाल के दरमियान पैदा होने वाली खफीफ सी नीलगू रोशनी ने लम्हा भर के लिए उसके चेहरे को नीला कर दिया। उसके बदन ने खफीफ से झुरझुरी ली और मैंने बीम गन दोबारा अपनी पतलून की जेब में उड़स ली। फिजा में जले हुए गोश्त की चिरांद पैदा हो गई थी। क्या हुआ? सज्जाद ने कुछ न समझने वाले अंदाज में हैरत से सवाल किया। इसका भेजा तबाह हो गया, इसके हाथ पैर खोलकर इसे इसकी मंजिल पर पहुंचा दो। सज्जाद बिजली की तरह फुर्तीला था। उसने मेरी तवक्का से पहले उसे अपने शाने पर लाद कर डिक्की बंद की और तकरीबन दौड़ते हुए दीवार तक जाकर उस लाश को ढलानदार पत्थरों पर फेंक दिया। वजनी लाश के झटके से एक दो पत्थरों ने अपनी जगह छोड़ी और लाश के साथ लुढ़कते हुए नीचे रेत तक चले गए। फिजा में फैलने वाली चिरांद को हवा के झोंके अपने साथ उड़ा कर ले गए थे। सज्जाद अपनी फेंकी हुई लाश को दोबारा कंधे पर लाद कर पानी तक पहुंचाने के इरादे से पत्थरों पर उतरा ही था कि अव्वल खान ने उसे रोक लिया। रात अंधेरी जरूर है, लेकिन हो सकता है कि किसी कोने खांचे में कीकड़ों वगैरह को कुछ शिकारी भटकता फिर रहा हो और उसकी तुम पर नजर पड़ जाए। खतरा मोल लेने के बजाय हमें चल देना चाहिए। सज्जाद डिसिप्लिन का पाबंद था। अव्वल खान के अल्फाज पर उसने ना कोई अपनी राय पेश की और ना अपनी महारत का कोई बुलंद बांग दावा किया, बल्कि खामोशी से दीवार फांद कर बाहर आ गया। तुम जाओ। अव्वल खान उसे हदायत देकर हमारी गाड़ी में आ बैठा। इस बार वो मेरे साथ वाली निशिस्त पर और वीरा पीछे बैठी हुई थी। हमारे निकलने से पहले सज्जाद वहां से रवाना हो चुका था। आज का आखिरी काम भी खुश असलूबी से निमट गया। अव्वल खान यकबयक तरोताजा नजर आने लगा। अब मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे कुरंगी चलता हूँ। वहां फैक्ट्री में बैठकर गपशप करते हैं। गपशप से पहले तुम्हें संगीन झगड़े निपटाने होंगे। वीरा चौकी से बोली। डैनी गजाला से हवाखोरी का वादा करके निकला था। मैं जबरदस्ती इसके साथ होली, वरना ये आज अकेला होता। गजाला को आज के वाकयात का इल्म होगा तो वो बहुत ज्यादा भिंदाएगी। हो सकता है कि वो डैनी के झूठ को मेरी और इसकी मिलीभगत करार दे बैठे। इसे सामना होगा तो ये सब भी भुगत लिया जाएगा। शिकवे शिकायत से ही अपनायत का एहसास होता है। तुम लोग खुशकिस्मत हो कि इतनी मुफाहमत के साथ इकट्ठे रह रहे हो, वरना आज के दौर में तो कोई अपने सगे खून को भी अपने साथ रखना गवारा नहीं करता। सर से बोझ उतर जाने के बाद अव्वल खान मौज में आ गया था। इसे अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के करीब उतार कर हम आगे रवाना हो गए। शायद तुमने गौर नहीं किया, अव्वल खान आखिर में पते की बात कह गया है। वीरा ने मेरे और अपने लिए सिगरेट सुलगाते हुए संजीदा लहजे में कहा। अव्वल खान के उतरने के बाद वो मेरे साथ वाली सीट पर विराजमान हो चुकी थी। मैं इस वक्त अपने जहन पर जोर देने के मूड में नहीं हूँ। साफ साफ बताओ कि उसकी किस बात का हवाला दे रही हो। मैंने उसके हाथ से जली हुई सिगरेट लेकर कहा। खुशकिस्मती और इकट्ठे रहने वाली बात। तुमने कभी इस बारे में सोचा है? जो नेमतें मुयस्सर हूं हम उनके बारे में सोचकर वक्त बर्बाद नहीं करते। मेरे नजदीक यह बड़ी बात है। वो सिगरेट का कसीफ धुआं उड़ाते हुए बोली। मैं अव्वल खान की कही हुई बात को अपनी सोच के हवाले से देख रही हूँ। ईमानदारी से गौर करो कि तुम्हारा और गजाला का रिश्ता क्या है। बाजार कोई भी नहीं, लेकिन ज्यादा गहराई में जाओ तो मेरे और तुम्हारे दरमियान मौजूद बेतकल्फी की वजह से वो मुझे अपनी रकीब समझकर हसद और जलन का शिकार हो जाए तो मैं उसे कोई इल्जाम नहीं दूंगी। इस दौर में जब औलाद अपने माँ बाप के साथ और भाई भाई के साथ रहने पर आमादा ना हो, मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आता है कि मैं किसी पाबंदी या रकाबत के बगैर तुम लोगों के साथ रह रही हूँ। इसमें किसी की नहीं, सिर्फ गजाला की बड़ाई कार फरमा है। वो अपना दिल छोटा कर ले तो इसे पूरा हक हासिल है कि वो तुम्हें मुझसे तर्क ताल्लुक पर मजबूर करे और हर वक्त बस अपनी जात के हिसार में कैद रखे। इतनी लंबी तकरीर में तुमने मेरा कोई जिक्र नहीं किया। मैंने उसकी बात काट कर कहा। हो सकता है कि गजाला दिल में बहुत कुछ सोचती हूँ, लेकिन मेरे मुतवाज़िन और शाइस्ता रवैये की वजह से अपने शुबहात को अल्फाज के रूप में ढालने की हिम्मत न कर पाती हो। वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराने लगी। तुम बिला वजह अपना और उसका मुकाबला कर रहे हो। मैं दलाइल पर उतर आई तो तुम एक लम्हे में बहस से उकता जाओगे। आज ही का वाकया ले लो, उसे मेरे और तुम्हारे मरासिम का नहीं तो बेतकल्फी का पूरी तरह इल्म है। इसके बावजूद जब मैंने हवाखोरी के लिए तुम्हारे साथ रवाना होने का इरादा किया तो उसकी पेशानी पर शिकन तक नहीं आई। वो मुझे रोककर खुद आने पर इसरार करती तो कोई उसकी मुखालफत नहीं करता, लेकिन उसने अपने ज़र्फ का मुजाहरा करते हुए किसी बदमज़गी की नौबत नहीं आने दी। मेरे लिए खुशी की बात है कि तुम मेरी बीवी की बड़ाई का एतराफ़ कर रही हो, लेकिन इस मुफाहमत में मेरे किरदार को नजरअंदाज करके तुम मेरे साथ ज्यादती कर रही हो। मैंने एहतियात किया। चलो तो फिर मैं जरा खुलकर बात की लेती हूँ। वो चैलेंज करने वाले लहजे में बोली। जरा सी देर के लिए गजाला को अपनी जगह और खुद को गजाला की जगह रखकर सोचो। अगर इसका माजी का कोई बेतकल्लुफ दोस्त हो तो तुम्हारा रवैया कैसा होगा? अव्वल तो तुम उसे गजाला के करीब भी भटकने नहीं दोगे, चाहे के फराग दिली से उसे गजाला के साथ रहने की इजाजत दे दो। फिर गजाला के इसके साथ हवाखोरी के लिए कहीं जाने का तसव्वुर ही पैदा नहीं होता। तुम इन दोनों में से किसी एक को मार दोगे, लेकिन ऐसी इजाजत हरगिज नहीं दोगे। ये क्या बेहुदा मफरूजात निकाल दिए तुमने। मैंने बिगड़ कर उसकी बात काट दी। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। इस बारे में मगरिब का मादर पिदर आजाद मुआशरा भी औरत को खुली आजादी नहीं देता। उसने भी मुझे अपनी बात पूरी नहीं करने दी और बोली, दुनिया के सारे मर्द मुतासिब, खुद गर्ज और मफाद परस्त होते,
खुद गुनाहों की पोत बनकर जिंदा रहते और अपनी औरतों को बिल्कुल पारसा देखना पसंद करते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि गजाला जैसी आला ज़र्फी का मुजाहरा तुम्हारे बस से बाहर है। इस वक्त वो झाड़ के किसी कांटे की तरह मुझसे उलझ रही थी। मैंने उसकी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा और अपनी पूरी तवज्जो सड़क पर और अकब नुमा आईने पर मरकूज कर दी। पीछे आने वाली गाड़ी के हेडलैम्प्स की तेज रोशनी की वजह से मेरे लिए कार को पहचानना मुमकिन नहीं था, लेकिन मुखालिफ सम से आने वाली बाज गाड़ियों की तेज रोशनी में मैंने ये देख लिया कि अव्वल खान हमारे पीछे चला रहा था। मैंने कुरंगी जाने के लिए डिफेंस के दूर उफ्तादा और वीरान इलाके से होकर गुजरने वाला मुख्तसर रास्ता इख्तियार करने के बजाय क्लिफ्टन रोड और सनसेट बुलेवार्ड का साफ सुथरा और बारौनक रास्ता इख्तियार किया था। हम सनसेट बुलेवार्ड के करीबन वस्त में पहुंचे थे कि सड़क के किनारे खड़ी हुई पुलिस पार्टी की एक बावर्दी रुकन ने मुझे गाड़ी रोकने का इशारा किया। मैंने फौरी तौर पर इंडिकेटर रोशन करके अपनी कार बाएं जानब दबानी शुरू कर दी। अव्वल खान ने भी मेरी तकलीद में अपनी कार की रफ्तार कम करनी शुरू कर दी थी। मैंने अपनी कार रोकते ही केबल लाइट ऑन कर दी और नीचे उतरने के बजाय अपनी जगह बैठकर किसी सिपाही की आमद का इंतजार करता रहा। मुझे सख्त हैरत थी कि अव्वल खान के आदमी कुरंगी से नादिया की लाश लेकर भरे पूरे शहर में दाखिल हो गए और एक शख्स सुर्ख कार में 2 लाशें लेकर वीरान साहिल तक पहुंच गया तो कानून के किसी मुहाफिज ने उनसे कोई बाजपुरस नहीं की, लेकिन हमें रास्ते में रोक लिया गया था। इस वक्त वीरा की तहमील में भरे हुए पिस्तौल के अलावा 2 लोड किए हुए मैगजीन भी मौजूद थे। इस तरह मेरी जेबों में भी बीम गन और पिस्तौल के साथ फाजल मैगजीन मौजूद थे। अगर हम में से कोई भी नीचे उतरता तो जेबों के किसी नामाकूल उभार की वजह से हमारे हथियारों की निशानदेही हो सकती थी। कार में बैठे रहने की सूरत में कभी इम्कान था कि वो औरत, खसूसन एक सफेद फाम औरत की वजह से मुझे बिला तारुज रवाना होने की इजाजत दे दी थी। चंद सानियों में एक पिस्तौल बरदार ASI मेरे सर पर आ पहुंचा। उसने झुककर मुतजस्सिसाना नजरों से रोशन कैबिन का जायजा लिया और वीरा की दिलकश मुस्कुराहट के शहर में आए बगैर मुझे कागजात समेत कार से नीचे उतरने की हिदायत की। मेरा लाइसेंस मेरी जेब में था, लेकिन BH5 की गाड़ी के कागजात के बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं था। मैंने खाली उलझेनी के आलम में डैशबोर्ड का निचला खाना खोला और उसमें बेमकसद हाथ मारने लगा। मेरी वो तदबीर कारगर रही। इस स्ना में अव्वल खान भी वहीं आ पहुंचा। क्या बात है? उसने आती ताकमाना लहजा में सवाल किया। वीरा की मुस्कुराहट के शहर से बच निकलने वाला ASI अव्वल खान के लहजे से मरऊब हो गया और मुदाफाना लहजे में बोला, गाड़ी के कागजात चेक करके तलाशी लेनी है, आप अपनी गाड़ी में जाएं, हम दोनों एक साथ हैं। अव्वल खान ने बेपरवाही से कहा और अपनी जेब से कोई कार्ड निकाल कर ASI के सामने कर दिया। उस कार्ड पर नजर पड़ते ही वो मुसल्ला अफसर 2 कदम पीछे सरका और फिर पुख्ता सड़क पर उसकी एड़ियां बज उठी। उसने अव्वल खान को सल्यूट करके हमको जाने की इजाजत दे दी। कुछ समझ में नहीं आता। वहां से रवाना होने के बाद वीरा थकी हुई आवाज में बोली, यहाँ की पुलिस की कारकर्दगी में जरा भी यकसानियत नहीं है। आदमी कत्ल करके बच जाता है, किसी को मुक्का मारने पर पकड़ लिया जाता है। पुलिस या इस जैसे किसी भी महकमे की कारकर्दगी हालात पर होती है। मैंने उसकी मुखालफत करते हुए कहा, मुजरिम खुद को कामयाबी से अच्छे बैरूप में छुपा ले तो स्कॉटलैंड यार्ड के माहिरीन भी उसे सूंघने की जरूरत नहीं समझते। हुलिया जरा भी मशकूक हो तो इज्जतदार आदमी का गिरबान पकड़ लिया जाता है। सब इसी तरह चलता है। इस बार जहांगीर की फैक्ट्री का सफर मजीद किसी रुकावट के बगैर तय हो गया। मेरी फोन कॉल के नतीजे में बकिया लोग रेस्ट हाउस ही में थे, लेकिन रेशम खान शायद फाटक से लगा बैठा था। उसने हेडलैम्प्स की रोशनी पर ही खिड़की खोलकर बाहर देखा और फिर मेरी आवाज पहचान कर फाटक खोल दिया। फाटक खुलने के शोर और गाड़ियों के इंजन की आवाज सुनकर गजाला बेताबाना अंदाज में ऊपर से नीचे आई। इस वक्त तक हम इंजन बंद करके गाड़ियों से बाहर निकल चुके थे। गजाला इस वक्त तशवीश, वसवसों और जज्बात से इस हद तक मगलूब हो रही थी कि उसने वीरा, अव्वल खान और रेशम खान की मौजूदगी की परवाह नहीं की और वालिहाना अंदाज में मेरे सीने से लिपट कर रो पड़ी। मैं मुशफकाना अंदाज में उसकी पीठ थपक कर उसे दिलासा देता रहा। चंद लम्हों में उसका जज्बाती उबाल कमजोर हुआ तो मैं नरमी से उसे खुद से अलग कर दिया। ये क्या हमाकत है? मैंने प्यार भरे लहजा में उसे डांटा। मैं किसी टूट फूट के बगैर वापस आया हूं और तुम किसी बच्चे की तरह रो रही हो। ये कोई अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद से मेरे ज़हन में मुसलसल बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। वो रिकत अमेज मुस्कुराहट के साथ बोली, मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि तुम यहाँ से सिर्फ तफरीह के लिए नहीं गए हो। तुम्हारे तेवर बता रहे थे कि तुम्हारे ज़हन में कोई मंसूबा परवान चल रहा है। चलते वक्त मैंने बहस करनी मुनासिब नहीं समझी। मेरा बस चलता तो मैं इसी वक्त तुमको रोक लेती। आंखें बंद करके खतरात में छलांग लगाने की आदत अच्छी नहीं होती। डैनी की आदतें पुख्ता हो चुकी हैं। अव्वल खान एक जानदार कहका लगाते हुए बोला, इसकी जो समझ में आता है कर गुजरता है। मेरी बात तक नहीं मानता। मैं ये जानकर हैरान रह गया था कि डैनी जहांगीर के घर पहुंचा हुआ है। सीढ़ियों पर ही जहांगीर और सुल्तान शाह से मुलाकात होगी। वो दोनों बातें करते हुए नीचे आ रहे थे। जहांगीर ने शायद अव्वल खान का आखिरी फिक्रा सुन लिया था। उसने खैर खैरियत दरियाफ्त किए बगैर लठते मारा और आंखें निकाल कर पूछा, तो तुम हवाखोरी के बहाने मेरे घर पहुंचे थे? वहां क्या काम था तुम्हारा? काम ही ना पूछो। अव्वल खान उसका हाथ थाम कर उसे ऊपर ले जाते हुए बोला, मेरा ख्याल है कि रोज की मारा मारी से तुम्हारे मोहल्ले वाले आजिज आ चुके होंगे। अब तुम्हें अपना घर बदलना होगा। मैं कितने घर बदलूंगा? जहांगीर बेबसी से बोला, अभी मुझे इस नए घर में 6 महीने भी नहीं हुए होंगे। मेरी मानो तो घर बदलने के बजाय डैनी से दोस्ती खत्म कर दो। वीरा ने संजीदगी से लुकमा दिया, रोज रोज घर बदलने और दूसरी बहुत सी परेशानियों से बच जाओगे। डैनी किसी दिन तुम्हें मरवा देगा। मरवा दे,
जहांगीर बुड़बुड़ाया। मैं छोटी मोटी बातों की वजह से इतनी पुरानी दोस्ती नहीं छोड़ सकता। सलमा अपने मेके में है, ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि मैं भी डैनी की तरह भागता और छुपता फिरूंगा। शाबाश। अव्वल खान ने उसकी बात काट कर उसकी पीठ थपकी। मर्द की दोस्ती ऐसी ही होती है, तुम फिक्र ना करो। मैं घर बदलने की बात मजाक में कह रहा था। मोहल्ले वालों पर अब तक तुम्हारी धाक बैठ चुकी होगी। आज वहां सिर्फ 4 गोलियां चली हैं और 2 दुश्मन जहन्नुम वासिल हो गए। लाशें वहां से हटा दी गई हैं। इस वक्त तक हम सब ट्राइंग रूम में दाखिल हो चुके थे। सुल्तान शाह ने पलट कर पूछा, आज वहां कौन मरने के लिए आ पहुंचा था? कहीं ऑपरेशन ब्लड हाउंड्स का तसलसल तो नहीं था? तुम ठीक समझे। मैंने मुस्कुराकर उसके कयास की तायद की। अव्वल खान का अंदाजा 100% दुरुस्त साबित हुआ। जिम खलार के साथ आए हुए CIA एजेंट उधर पहुंचे थे। इन दोनों के साथ एक मकामी भी मारा गया। इतने बड़े कुछ तो खून के बाद अब वो लोग ज्यादा उछल कूद नहीं करेंगे। अभी तो तुम 2 दुश्मनों के मरने की बात कर रहे थे, ये 3 कैसे हो गए? सुल्तान शाह ने पूछा। 2 जहांगीर के घर के बाहर मारे गए, तीसरा अलग से घेर कर मार दिया गया। मेरी बजाय अव्वल खान ने वजाहत की। इन तीनों की लाशें क्लिफ्टन के साहिल से दस्तयाब होंगी। किसी को पता नहीं चल सकेगा कि वो तीनों बदमाश कहां मारे गए और इन्हें साहिल समंदर पर क्यों छोड़ा गया। इस वाकये ने मेरे चौकीदार को तो दहला कर रख दिया होगा। जहांगीर ने राय जाहिर की। तुम्हारे चौकीदार को आज लंबी रुखसत पर गांव भेजा जा चुका है। अव्वल खान ने उसे आगाह किया। अचानक ही मुझे दूसरी बार अपनी रकम का ख्याल आया और मैंने अव्वल खान से पूछा। चौकीदार को लंबी रुखसत पर भेज दिया गया। मैं वापस आ गया। नसीमुल हसन भी BH6 के साथ चला गया। जहांगीर का मकान तो अब बिल्कुल गैर महफूज और लावारिस पड़ा हुआ है। कोई भी अंदर घुसकर पूरे मकान का सफाया कर सकता है। किस्मत में मफलूकुल हाली लिखी हुई है तो ऐसा होकर रहेगा। जहांगीर पर इस वक्त मायूसी तारी हो चली थी। 10 चौकीदार भी मेरे मुकद्दर के लिखे को टाल नहीं सकेंगे। ये मेरा पुख्ता ईमान है। बदफाल मुंह से ना निकालो। मैंने घुरा कर उसे टोका। इस वक्त मेरा मुकद्दर भी तुमसे वाबस्ता है। तुम भूल रहे हो कि मेरी सारी जमा पूंजी सलमा की तिजोरी में अमानत के तौर पर महफूज है। तुम्हारे मकान में कोई वारदात हुई तो हम लोग भी पैसे को मोहताज होकर रह जाएंगे।